Hello, good evening everyone. I'm audible. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. Good evening, sir. Good evening. Okay. So in previous session क्या डिस्कस किया था हमने? बताइए कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हमने? ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने टॉपिक डिस्कस किया था. ओके, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमने देखा था. हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ये भी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी. ओके, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के मैंने 4 डिफरेंट वेज बताए थे. कौन कौन से थे वो? व्हाट आर द 4 डिफरेंट वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? New keyword constructor. Okay, using new keyword object constructor. ठीक है, this is the first way. Second, bracket notation and dot notation. okay, so basically bracket notation and dot notation are used to access the properties of object. So these are used for accessing the property of object. तो हमको क्या चाहिए? मेथड्स चाहिए कि कौन कौन से वेज से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले था ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड जो हमने देखा. ओके, देन उसके बाद था यूजिंग न्यू कीवर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड. थर्ड वे था फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड. ओके, एंड फोर्थ वे है क्लास कीवर्ड. ठीक है, अब उसमें से 2 वेज जो थे वो हमने लास्ट सेशन में क्या किए थे, डिस्कस किए थे. ओके, आज हमको क्या करना है, जो रिमेनिंग 2 वेज है उसे आज हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, बट उससे पहले कुछ टॉपिक है या कुछ कंसेप्ट है वो आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है. तो पहले उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे and then we are understanding how to create object using function constructor and how to create object using class keyword. okay, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. चलिए तो स्क्रीन शेयर करता हूँ. लास्ट सेशन में जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ओके, एंड देन जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने नोट्स के अंदर अपडेट कर दिया है. तो एक बार आप नोट्स में जाके उसे पढ़ लेना. ओके, कल हमने ऑब्जेक्ट की बिल्ट इन मेथड भी डिस्कस की थी. ओके, कौन कौन सी मेथड थी ऑब्जेक्ट की बिल्ट इन मेथड्स? यस बताइए, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट बिल्ट इन मेथड्स? ओके, ऑब्जेक्ट डॉट Keys, object values, object Yes. ability. Object values. ओके, Assign. Object Okay. assign, object freeze, seal. ओके, सो ऑब्जेक्ट डॉट, यस, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज. देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन. ओके, देन उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड? ऑब्जेक्ट फ्रीज में अपडेट नहीं होती वैल्यू और सील में अपडेट होती है. Okay, so basically in object freeze method, okay, we cannot add new property, we also not update property, and we also not delete any property from your object. Okay, that is your object dot freeze method. Okay, and what is happening in object dot seal method? So in object dot seal method we can just update the value. Okay, but we cannot add any new property and we cannot delete any new old or existing property. Okay, we just update the values. ठीक है, तो ये लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डॉट सील एंड ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज. तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है. ओके, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, एंड देन यहाँ पे एक टेबल है, सिंपल सा मींस कमेंट का ये टेबल है. ओके, एंड देन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड यूज करते हो एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील अगर आप मेथड यूज करते हो तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं. सो न्यू प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद किसी प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं कर सकते, दैट मींस डिलीट नहीं कर सकते. ओके, और फ्रीज के अंदर हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे तीनों जगह आपको नो मिलेगा. देन अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड की बात करते हैं तो न्यू प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पर वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं. हम यहाँ पे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, सो मेक एन ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल, यू कैन नॉट ऐड, डिलीट और चेंज एनी प्रॉपर्टी. ठीक है, और सील मेथड में क्या होता है, सो दिस मेथड प्रिवेंट्स एडिंग और डिलीटिंग प्रॉपर्टीज बट यूजुअली अलाउ यू टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी. अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, अपडेट वगैरह कर सकते हो. ठीक है, तो ये लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. यहाँ तक ऐसा कोई है जिसको डाउट है? क्लियर है यहाँ तक हर एक पॉइंट? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है.
चलिए, तो देखिए आज हमको क्या करना है, आज हमको सबसे पहले ये जो है ओके, जैसे कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये अंडरस्टैंड करने से पहले हमको एक फंक्शन का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए ओके, और फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। चलिए, कोई बता सकता है व्हाट इज फंक्शन? बिकॉज फंक्शन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं ओके, तो फंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? function which have some types of functionality. Okay, so function holds some type of functionality. Okay, सही है। Then any other definition? Block of code reusable. is used to perform specific task. Okay, so reusable block of code which is used to perform some specific task. Okay, so right है। तो function किसे कहते हैं? तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है ओके। अब वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ओके, एंड वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आप आपकी मीन्स आप आपके नेसेसिटी के हिसाब से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मीन्स अगर आपने एक बार फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन का आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सो फंक्शंस आर reusable block of code. Okay, functions are reusable block of code which are designed, okay, which are designed to perform some, okay, which are designed to perform some specific task. Okay, उसको हम डिजाइन करते हैं, किसके लिए डिजाइन करते हैं? कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें डिजाइन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं विच आर डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना पड़ेगा ओके, और जो कि क्या रहेगा, आपका एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, ठीक है, और जिसका यूज हम क्या करेंगे, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, इसका मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन आप एक ही बार डिक्लेयर करोगे ओके, फंक्शन आप क्या करोगे, एक ही बार डिक्लेयर या डिफाइन करोगे और उसे आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सो फंक्शंस ओके, जो फंक्शंस होते हैं, सो फंक्शंस कैन डिफाइन ओके, फंक्शंस कैन डिफाइन इट वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम ओके। हम क्या कर सकते हैं, उसे एक ही बार हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन को एक ही बार हम डिफाइन करते हैं ओके, एंड देन हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम यूज वगैरह हम कर सकते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है। देन फंक्शन की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा कोड है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हमारा लिखते हैं ओके, देन वो कोड रीयूजेबल होता है और कोड को मेंटेन करना भी इजी होता है ओके। सो फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो फंक्शंस मेक कोड ऑर्गेनाइज्ड ओके, कोड को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज रखेंगे, देन उसके बाद रीयूजेबल बनाएंगे, ठीक है, कोड को रीयूजेबल बनाना है ओके, एंड क्या करना है, इजी टू मेंटेन ओके, इजी टू मेंटेन। दिस इज सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन ओके। अब जावास्क्रिप्ट में आपको अगर देखना है तो बहुत सारे टाइप के आपको फंक्शन मिलेंगे ओके। सो दो सेपरेट या दो ऐसे फंक्शन है जो कि आप मोस्टली यूज करते हो, कोई बता सकता है फंक्शन की दो कैटेगरी? या आपने इससे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा? यस एनीवन? सर एक तो एरो फंक्शन, ओके, हाँ एरो फंक्शन, ओके, एरो फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये भी एक फंक्शन का टाइप है ओके। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करो तो जावास्क्रिप्ट में जो ओल्डेस्ट फंक्शन था ओके, उसे हम बेसिकली कहते हैं नेम्ड फंक्शन ओके, उसे क्या कहा जाता है, नेम्ड फंक्शन कहा जाता है, और ये ओल्डेस्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, मींस 1995 से हम इसी फंक्शन को लिख रहे हैं। बट ये जो फंक्शन है ये दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ऑब्वियस है, सो पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज ओके। सो दो क्या होते हैं आपके फंक्शन के टाइप होते हैं, सो एक होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन और एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन ओके। अब मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज पैरामीटराइज एंड व्हाट इज नॉन पैरामीटराइज? पैरामीटराइज में आर्गुमेंट्स होते हैं ओके, एंड नॉन पैरामीटराइज में फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोवाइड नहीं करते ओके। सो जिस फंक्शन में हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे ओके, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पैरामीटराइज फंक्शन कहेंगे, और जिस फंक्शन में हमको पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है उसे क्या कहेंगे, सिंपल हम यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहेंगे ओके। तो ये एक ओल्डेस्ट वे है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को लिखने का।
बट इसके बाद भी और भी फंक्शंस के टाइप अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो उसमें से सबसे पहले है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन। और इसी फंक्शन एक्सप्रेशन के बेस पे एक नया फंक्शन डेवलप किया जावास्क्रिप्ट वालों ने। ओके, उसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। ओके, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक होता है कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन के और टाइप हम दिखेंगे। ठीक है, ये सारे टाइप हमको डिस्कस करने हैं बिकॉज रिएक्ट के अंदर हम मोस्टली एरो फंक्शन यूज करते हैं, देन कॉलबैक फंक्शन यूज करते हैं। ओके, या आप एनोनिमस फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल नेमलेस फंक्शन भी कहते हैं। ओके, सो कॉलबैक फंक्शन के और भी आपको कई नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेमलेस फंक्शन होता है, मींस फंक्शन को कोई नाम नहीं होता है। ओके, या इसी को ही हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको मल्टीपल नाम देखने को मिल जाएंगे फंक्शंस के। ठीक है, और ये जो पैरामीटराइज फंक्शन है, आप इसे प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन भी कह सकते हो, प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, जिस फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड होता है, ओके, देन उसके बाद पैरामीटर्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, उसे प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन भी कहा जाता है। देन दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं आईएफई फंक्शन। ओके, एंड लास्ट होता है असिंक फंक्शन। ओके, असिंक्रोनस फंक्शन। तो ये फंक्शन के इतने टाइप प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, नेम फंक्शन, नेम फंक्शन को कैटेगराइज करेंगे हम यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज एंड पैरामीटराइज फंक्शन में। देन ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये इसी नेम फंक्शन के थ्रू बनाया गया है। ओके, मींस उसका एडवांसमेंट है। देन इसी फंक्शन एक्सप्रेशन का एडवांसमेंट एरो फंक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद कॉलबैक फंक्शन है। ओके, उसके बाद आईएफई फंक्शन है, और उसके बाद असिंक्रोनस फंक्शन है। तो इतने फंक्शन के टाइप अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट अब इतने सारे टाइप अगर फंक्शन के अवेलेबल है, तो इसमें से हम कौन सा यूज करते हैं? ओके, तो मोस्टली वी आर यूजिंग असिंक्रोनस फंक्शन, देन कॉलबैक फंक्शन, देन एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन में ऑब्वियस है, ये जो एरो फंक्शन है, इसी नेम फंक्शन का क्या है, एक एडवांसमेंट है। तो एरो फंक्शन के अंदर भी आपको नॉन पैरामीटराइज फंक्शन एंड पैरामीटराइज फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो उसको वन बाय वन हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बट मेनली जो कैटेगरी होती है वो दो ही होती है, पैरामीटराइज फंक्शन एंड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। अब डेवलपर्स ने उसको डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स में लिख के उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। ओके, बट हमको तो सभी पढ़ना है, बिकॉज इंटरव्यू में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मोस्टली वी आर यूजिंग एरो फंक्शन हम यूज करते हैं, कॉलबैक फंक्शन यूज करेंगे। जब हम एपीआई फेचिंग वगैरह सीखेंगे, प्रॉमिस वगैरह सीखेंगे, तब हमको असिंक्रोनस फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये फंक्शन एक्सप्रेशन वगैरह हम यूज नहीं करते, उसकी जगह हम एरो फंक्शन का ही यूज करते हैं। देन नेम फंक्शन का भी हम काफी रेयरली यूज करते हैं, मोस्टली एरो फंक्शन को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अब उसे क्यों प्रेफरेंस देते हैं, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट एक जो सिंटैक्स होता है, ओके, अगर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ओल्डेस्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन है उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है? ओके, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक फंक्शन कीवर्ड लिखना है। तो राइट योर फंक्शन कीवर्ड। ओके, सो ये फंक्शन कीवर्ड आपको लिखना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना है। ओके, दैट इज योर फंक्शन नेम। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड आएगा, उसके बाद फंक्शन नेम आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है पैरेंथेसिस। ओके, एंड पैरेंथेसिस के बाद आपको प्रोवाइड करना है कर्ली ब्रैकेट। ओके, और उसे आपको क्या करना है, इस तरह से ओपन एंड क्लोज करना है। अब इसे ओपन एंड क्लोज क्यों करना है? बिकॉज जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका मल्टी लाइन का कोड रहेगा, ओके, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, वो कोड किसके अंदर आएगा? वो कोड आएगा आपका इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फंक्शन का कोड लिखेंगे। ओके, जो आपकी फंक्शनैलिटी है, जिसके लिए आपने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, ओके, जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं पैरामीटर्स। इसके अंदर क्या पास करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स को पास करते हैं। और जो भी फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, जो भी फंक्शन आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, तो ईच एंड एवरी फंक्शन कॉल होना जरूरी है। बिकॉज जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, तब तक आपका जो आउटपुट है वो विजिबल नहीं होगा। ओके, सो फंक्शन को कॉल करने के लिए जस्ट आपको फंक्शन नेम लिखना है एंड देन पैरेंथेसिस। ठीक है, अब अगर आपके फंक्शन में पैरामीटर्स अवेलेबल है, तो पैरामीटर्स को वैल्यू पास करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लगेंगे, उसके आर्गुमेंट्स भी लगेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे पैरामीटर्स है तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक की कंसेप्ट होता है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। ओके, सो वो भी अंडरस्टैंड करना यहाँ पे काफी जरूरी है। बट नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है? नॉर्मल फंक्शन ऐसा होता है, फंक्शन कीवर्ड, देन उसके बाद फंक्शन नेम, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल थे वही आप यहाँ पे यूज करते हो। फंक्शन नेम नेवर स्टार्ट विथ नंबर। ओके, देन
आप क्या कर सकते हो, फंक्शन नेम लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, देन उसके अंदर आप फंक्शन 1 फंक्शन 2 इस तरह से लिख सकते हो, देन उसकी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे लिखनी है, और फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसको कॉल करना भी जरूरी है, वो मस्ट है कि आप फंक्शन को क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, दिस इज सिंपल फंक्शन। चलिए, फंक्शन का सिंटैक्स क्लियर है क्या सबको? यस एवरीवन? यस सर। ओके, यस Yes, sir. यस सर। चलिए अब देखिए, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ओके, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ये कौन सा फंक्शन है फिलहाल, पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज? नॉन पैरामीटराइज्ड। यस, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर अब तक पास नहीं किया। तो फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक की कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स? पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं? पास करते हैं और आर्गुमेंट्स हम कॉलिंग के टाइम पास करते हैं। ओके, फिर से बोलिए एक बार। पैरामीटर हम एक्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन में पास करते हैं और आर्गुमेंट्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। यस राइट, बराबर है। ओके, सो बेसिकली जो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो एक नेम होता है, जैसे कि आप वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करते हो। ओके, तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ओके, अब ये जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तब आप यहाँ पे क्या करते हो, इस पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर को पास करते हो, और इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर जो आप यहाँ पे नेम या उसके लिए जो लेबल यूज करने वाले हो वो कौन सी वैल्यू होल्ड करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब वो क्या होगा, वहां पे डिसाइड होगा। ओके, सो पैरामीटर्स कैसे किसे कहते हैं? सो पैरामीटर्स आर, ओके, पैरामीटर्स आर दी नेम्स लिस्ट। ओके, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स या एक नेम की लिस्ट होती है। ओके, इन दी फंक्शन डेफिनेशन। ओके, इन दी फंक्शन डेफिनेशन, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब हम क्या करते हैं, उन्हें लिखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब वहां पर जब आप नेम की लिस्ट लिखोगे इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो वो कितने भी हो सकते हैं, 2 पैरामीटर हो सकते हैं, 3 पैरामीटर हो सकते हैं, जितना पैरामीटर चाहिए उतना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, वो हो गया आपके पैरामीटर्स। ठीक है, अब आर्गुमेंट किसे कहेंगे, तो जो पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल यहाँ पे आर्गुमेंट कहते हैं। ओके, सो आर्गुमेंट्स आर दी एक्चुअल वैल्यूज। ओके, आर्गुमेंट्स क्या होती है, एक्चुअल वैल्यूज होती है। ओके, पास्ड टू दी फंक्शन व्हाइल फंक्शन कॉलिंग। ओके, जब आप फंक्शन को कॉल देते हो तब आप क्या करते हो, एक्चुअल वैल्यूज पास करते हो फंक्शन के अंदर। ओके, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पे आर्गुमेंट्स कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने पैरामीटराइज फंक्शन आपको बनाना है, ओके, अगर आपको क्या करना है, पे पैरामीटराइज फंक्शन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, तो सिंपल फंक्शन कीवर्ड लिखना जरूरी है, तो यूज फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर आपकी फंक्शनलिटी आएंगी, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जिसके लिए आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसे हम कहेंगे यहाँ पे फंक्शनलिटी। एंड उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन को कॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उन आर्गुमेंट्स को पास करना पड़ेगा, उन एक्चुअल वैल्यूज को मुझे पास करना पड़ेगा। ओके, अब आपके पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे पास एक पैरामीटर है, कॉमा, मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर लिया है। ओके, और मैंने यहाँ पे थर्ड पैरामीटर लिया है, तो जितने आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिए हैं उतने आर्गुमेंट होने चाहिए। ओके, सो अगर पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 आपने इस तरह से लिया है, पैरामीटर 3, तो यहाँ पे आर्गुमेंट भी आपके वैसे ही रहेंगे, अर्ग 1, ओके, देन अर्ग 2, अर्ग 3। ठीक है, तो ये होते हैं आपके आर्गुमेंट्स। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज पैरामीटराइज फंक्शन अगर आप यूज करोगे तभी वो जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, एक रीयूजेबल फंक्शन आपका बन पाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम उस फंक्शन कंस्ट्रक्टर के टॉपिक पे भी आएंगे। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग प्रोवाइड करा देता हूँ, फंक्शंस। ठीक है, आज जस्ट बेसिक फंक्शन में आपको बता रहा हूँ, एरो फंक्शन वगैरह वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, index.html। ओके,
चलिए तो मैं यहाँ पे फास्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे एक टाइटल लिख देता हूँ। ओके, एंड देन आई एम यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेते हैं, देन ESRC यूज कर लेते हैं ./index.js, राइट क्लिक, कॉपी पाथ एंड देन ब्राउजर पे इसे पेस्ट करते हैं। चलिए देन राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ओके, और कंसोल में हम यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमको फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब फंक्शन कैसे बनाना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक स्क्वायर निकालना है, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो भी आप यहाँ पे नंबर पास करोगे वो क्या निकाल के देंगे, आपको स्क्वायर निकाल के देगा। ओके, अब स्क्वायर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो अगर मैं उसको 4 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, सो क्रिएट फंक्शन फॉर स्क्वायर ऑफ नंबर, मुझे किसी भी नंबर का क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। ओके, चलिए अब फंक्शन अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड होना यहाँ पे जरूरी है, देन आई एम यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन नेम प्रोवाइड करेंगे। अब फंक्शन नेम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बट ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया स्क्वायर ऑफ नम। ओके, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर ऑफ नम, देन इसके बाद आपको पैरेंथेसिस प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हो गया आपके यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। देन इसके बाद आपको फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर निकालना है, बट प्रॉब्लम ये है कि यूजर तो कोई भी नंबर प्रोवाइड करेगा। ओके, ऐसा है कि यूजर एक ही नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शन को रीयूजेबल बनाना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे उसके अंदर पैरामीटर्स को पास करेंगे। अब अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो ऑब्वियस है पैरामीटर मुझे एक ही लगेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैरामीटर लिख दिया नम। क्या लिख दिया हमने, सिंपल यहाँ पे नम नाम का पैरामीटर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे दिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो और फंक्शन के अंदर आप जब पैरामीटर इस तरह से लिखते हो, ओके, तो ये जो पैरामीटर है इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेंगी। वो वैल्यू होल्ड कौन करेगा, वो वैल्यू होल्ड करेगा आपका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट कब पास करते हैं हम, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे उस आर्गुमेंट को हम पास करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या करना है, 27 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करके रखा है, फंक्शन को कॉल भी करके रखा है, नम क्या है यहाँ पर, नम हो गया आपका पैरामीटर, और इस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, इस पैरामीटर की वैल्यू है 27। सो नम हो गया पैरामीटर, 27 हो गया आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट को हम फंक्शन कॉलिंग के वक्त क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेशन में भी वही लिखा है, क्या लिखा है कि ये जो आपका पैरामीटर होता है ये क्या होता है, एक नेम की लिस्ट होती है जिसके अंदर मल्टीपल नेम आप लिख सकते हो। ओके, num1 num2 num3 num4 जितना चाहिए उतना आप लिख सकते हो, ठीक है। जितने आपके पैरामीटर होते हैं उतने आर्गुमेंट भी होते हैं। ओके, तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज। ओके, वो आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल नम का स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लिखता हूँ, मैंने console.log लिखा है यहाँ पे, और नम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम इंटू नम, ठीक है। अब ऑब्वियस है स्क्वायर निकालना है हमको, तो क्या लिखेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए तब उसका स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया नम इंटू नम। ओके, सो ऑपरेटर तो आपको बेसिक से ऑपरेटर पता है, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन। ओके, ये ऑपरेटर आपको पता ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटू यहाँ पे यूज कर लिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया नम इंटू नम, एंड मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, देन सी मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिली, और यहाँ पे वैल्यू है 729। ओके, अब चलो बड़ा नंबर ले लिया हमने, एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन सी आपको यहाँ पे 25 मिल गया। ओके, अभी देखिए करंटली मैं आपको रिटर्न कीवर्ड के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ओके, रिटर्न कीवर्ड होता है, वो कब यूज करना चाहिए, उसका यूज क्या होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और उसे कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। बाद में फंक्शन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि रिटर्न कीवर्ड क्यों जरूरी है, बट जस्ट फोकस ऑन दैट कि फंक्शन बनाते कैसे हैं। जस्ट यूज फंक्शन कीवर्ड। ओके, देन वी हैव टू यूज फंक्शन नेम, जो आपका फंक्शन नेम है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया। ओके, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब हुआ क्या है, पे ये जो 5 है ये कहाँ पर लिखा था आपने, ये नम की वैल्यू है, तो ये जो 5 है ये ट्रांसफर कहाँ पर होगा, नम के पास। ओके, अब नम की वैल्यू क्या आ गई है, 5।
कंसोल में क्या लिखा है आपने, कंसोल के अंदर लिखा है नम इंटू नम। अब नम की वैल्यू आपने आर्गुमेंट में 5 पास की थी, तो यहाँ पर आ गया 5। देन आपने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं, एंड उसके बाद फिर से आपने क्या किया, उसी नंबर को यूज किया 5, और जब हम 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेंगे यहाँ पे 25। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फिर से फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर ऑफ नम, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन देखिए आपको आंसर 4 मिल गया। में सब हुआ क्या, ये जो फंक्शन आपने एक नए से कॉल किया, इसके अंदर आर्गुमेंट क्या है 2, ये जो 2 है ये कौन होल्ड कर रहा है, ये नम होल्ड कर रहा है। सो अब नम की वैल्यू क्या हो गई है 2। सो जब ये कंसोल के अंदर आएगा तो उसको पता चलेगा कि नम इंटू नम 2 इंटू 2, और आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे सिंपल 4 आएगा। तो इस तरह से फंक्शन यहाँ पे वर्क करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन, ओके, बिकॉज इसके अंदर पैरामीटर भी है, एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल इस तरह से मैंने यहाँ पे उसके अंदर आर्गुमेंट भी पास किया, ओके। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट फंक्शन टू कैलकुलेट द परसेंट, ओके, मुझे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, ओके। अब मुझे बताइए परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट होता है, ओके, मुझे उसी फॉर्मेट में फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्या क्या पैरामीटर लगेंगे आपको बताइए, क्या क्या होना चाहिए, हाँ बताइए। नंबर, सब्जेक्ट, चलो मार्क्स पे लेते डायरेक्टली मार्क्स, ओके। सो एक लगेगा टोटल मार्क, कि आपका जो पेपर था वो कितने मार्क का था टोटल, ओके, और टोटल मार्क्स में से आपको मार्क कितने मिले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट मार्क्स, ओके। मींस मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, 2 पैरामीटर्स की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी है, मुझे परसेंटेज निकालना है, सिंपल, ओके। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मेरा अगर एग्जाम 600 मार्क का है, 600 में से अगर मुझे 500 मार्क मिले हैं, ओके, तो मेरा परसेंटेज क्या होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। तो ऑब्वियस है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कितनी की जरूरत पड़ी यहाँ पे, सिंपल है, आपको यहाँ पे एक टोटल मार्क लगेगा, एक आपको गेट मार्क लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है। सो जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट परसेंट नाम का एक फंक्शन है, ओके, देन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। देन उसके बाद फंक्शन कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, ओके, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट नहीं होगा। देन इसके 2 पैरामीटर, अब पैरामीटर कैसे चाहिए आपको, सबसे पहले टोटल मार्क, कितने मार्क का पेपर था, उसके बाद गेट मार्क, तो आप कैसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई यहाँ पे सीक्वेंस नेसेसरी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले गेट मार्क, ओके, कितने मार्क मिले और कितने में से मिले, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया टोटल मार्क्स, ठीक है। अब ये पैरामीटर पहले से सेट है क्या, नहीं, ये मैंने खुद से बनाया। आप यहाँ पे XYZ ABC 1 2 3 जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने खुद के पैरामीटर यहाँ पे बनाए हैं, एक है गेट मार्क्स और एक है टोटल मार्क्स। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कैसे होता है, यस बताइए, परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे होता है। Get marks divided by total marks into 100. यस, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ओके। इनका जो भी आंसर आएगा, ओके, इनका जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात है ना, कि इन दोनों का डिवीजन करेंगे, इन दोनों का डिवीजन जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमको यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा, ओके। सो ये है मेरा सिंपल फंक्शन, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो कैलकुलेट आपने यहाँ पे जो यूज किया है फंक्शन नेम, उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस प्रोवाइड करूंगा, तो जिस हिसाब से आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं उसी हिसाब से आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास होने चाहिए, ओके। अब जब आप यहाँ पे इस तरह से मेथड लिखते हो तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखना है आपको, गेट मार्क, कि आपको मार्क्स कितने मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे 500 मार्क्स मिले, कॉमा कितने में से मिले, तो देखिए ऑटोमेटिक आपका ये जो कैलकुलेट परसेंट है आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपको गेट मार्क प्रोवाइड करना है, आपने गेट मार्क प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद आपके टोटल मार्क होने चाहिए। और एग्जाम कितने का था, फॉर एग्जाम्पल 600 मार्क का एग्जाम था। एडजस्ट करेंगे क्या, पेज को रिफ्रेश करेंगे, जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट होके मिल गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके जो मार्क्स है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको 600 में से 600 मार्क्स मिले, ठीक है। सो 600 डिवाइड बाय 600 गेट मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क, पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको 100% यहाँ पे गेट हुआ है। तो इस तरह से आप फंक्शन को बनाते हो, ओके। तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है फंक्शन डेफिनेशन के वक्त या फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त, उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, ओके। एंड देन उसके बाद
जब आप फंक्शन कॉल करते हो, फंक्शन कॉलिंग की वजह जब आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पास करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 83.333 और इस तरह से दिख रहा है, हमको 2 डिजिट तक की क्या चाहिए, वो परसेंटेज चाहिए। आप कर सकते हो, अगर आपको इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे एक मेथड यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पैरेंथेसिस में एंटर कर देता हूं, ठीक है, देन आई एम यूजिंग टू फिक्स्ड मेथड, और मुझे कितने डेसिमल तक दिखना चाहिए परसेंट, 2 डेसिमल तक। तो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, देन सी आपका जो परसेंटेज है वो 2 डेसिमल में आ गया। मीन्स आप यहाँ पे टू फिक्स्ड नाम की मेथड यूज करके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने परसेंट, मीन्स परसेंट के बाद या डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट को शो करना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे दिया। अगर आप चाहते हो कि सर इसके बाद परसेंट का साइन भी आना चाहिए, तो आप बैकटिक का यूज कर सकते हो, या तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से कॉमा करके परसेंट लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी परसेंट का साइन भी आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मींस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि आप फंक्शन की फंक्शनलिटी लिखेंगे, देन उसी फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे उसे यूज किया, लाइन नंबर 16 पे यूज किया। फॉर एग्जांपल कोई और स्टूडेंट है, उसको अगर क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल उसको मार्क कितने मिले, तो मार्क आप यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल उसको 450 मार्क मिले आउट ऑफ 600, ठीक है, तो उसके जो भी परसेंटेज हो गए उसको 2 डेसिमल तक वो परसेंटेज आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, और ये यहाँ पे आपने जो क्रिएट किया इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। अब अगर कोई फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर ही नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी रिटर्न कीवर्ड के बारे में नहीं बताया, ओके, बिकॉज फिलहाल उसकी अभी जरूरत नहीं है हमको। हाँ यस बोलिए। टू फिक्स रिटर्न कर, रिपीट करो ना एक बार। ओके ओके, अब देखिए क्या है ना, एक सेकंड, इतना हटा देते हैं। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसोल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया कि गेट मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क। ओके, अब इसका जो आपको कैलकुलेशन मिल रहा है, ये जो कैलकुलेशन आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, यहाँ पे जो आपने ऑपरेटर यूज किए, आपने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज किया, आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज किया, उसका जो भी रिजल्ट है ये आपको क्या कर रहा है, इस तरह से शो कर रहा है 83.333, इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर विजिबल हो रहा है। बट आप चाहते हो कि ये जो डेसिमल पॉइंट प्रिंट हो रहे हैं, ओके, एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 430, ठीक है। ओके, तो अभी जो डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, आप चाहते हो कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये सिर्फ आप चाहते हो कि 2 डिजिट तक विजिबल हो, मींस डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट विजिबल होने चाहिए, या आप चाहते हो डेसिमल के बाद 3 डिजिट विजिबल होने चाहिए। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे प्रेसिजन अगर आप लगाना चाहते हो कि 2 डेसिमल विजिबल होने चाहिए या 3 डेसिमल विजिबल होने चाहिए, तो उस केस में फिर एक मेथड आप यूज करते हो जो है टू फिक्स्ड मेथड। ओके, मेथड का नाम है टू फिक्स्ड, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या करता है, डेसिमल के बाद कितने यूनिट आपको शो करना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब मुझे बताइए, ये जो 83.333 इतना बड़ा आपको आंसर आया, ये किसका आंसर है? ये पूरे इस एक्सप्रेशन का आंसर है। ओके, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसका क्या है, सिंपल आंसर है। ओके, तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक पैरेंथेसिस के अंदर मैंने प्रोवाइड करा के दे दिया। ओके, फॉर एग्जांपल ये पहले आपने ऐसा लिखा था, गेट मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क इनटू 100, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ डॉट, ओके, तो यहाँ पे डॉट कॉल नहीं होगा। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं टू फिक्स, तो देखिए यहाँ पे मेथड कॉल नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज आपको एक पूरा रिजल्ट लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक पैरेंथेसिस में प्रोवाइड करा दिया। ओके, अब जिसके वजह से मुझे एक वैल्यू मिलेंगी, और इस पूरी वैल्यू को मुझे क्या करना है, टू फिक्स्ड नाम की मेथड यूज करनी है, टू फिक्स्ड। ओके, तो एक नंबर ऑब्जेक्ट होता है, नंबर ऑब्जेक्ट से आपको एक मेथड मिलती है, एंड देन टू फिक्स्ड के अंदर आपको जस्ट क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने डेसिमल आपको विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे 2 डेसिमल तक का डेटा यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आपका जो आउटपुट है वो आपको इस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा। तो जो भी आपके यहाँ पे मार्क्स है, जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 360 लिख दिया मैंने, पेज को रिफ्रेश कर दिया, तो जो भी आपके यहाँ पे आंसर आएगा वो अप टू 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है। सो उसके लिए डेसिमल के बाद या डेसिमल के बाद कितने फ्रैक्शन विजिबल होने चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू फिक्स्ड मेथड को यूज करते हैं। क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है,
चलिए चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर आते हैं। ओके, सो मेरा रिक्वायरमेंट ये है। ओके, अब रिक्वायरमेंट क्या है देखिए मेरा, कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, सो क्रिएट फंक्शन फॉर कॉलिंग फुल नेम। मुझे अब एक फंक्शन क्रिएट करना है, किसके लिए, एक फुल नेम कॉल करने के लिए। ठीक है, फुल नेम ऑब्वियस है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है, किसी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, कीवर्ड लिखना है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखूंगा कॉल माय नेम। ठीक है, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन इसके बाद फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। अब फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए आपके, अब ऑब्वियस है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, सो कॉल माय नेम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक है, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर भी लगने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ नेम एंड देन एल नेम, दो पैरामीटर मैंने यहाँ पे ले लिए, एफ नेम एंड एल नेम। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे बैकटिक, बैकटिक के अंदर डॉलर, देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा एफ नेम। ठीक है, उसके बाद स्पेस एंड देन फिर से डॉलर कर्ली ब्रैकेट एल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो आपके यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो अब देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अब मुझे बताइए अनडिफाइंड यहाँ पे आ क्यों रहा है। आर्गुमेंट्स पास नहीं किए। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, आर्गुमेंट्स को पास नहीं किया। ओके, मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, आर्गुमेंट्स को पास नहीं किया। ओके, सो बिकॉज आपको पता है कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये वेरिएबल जैसे वर्क करते हैं। ओके, सो इन्हें हम एक्चुअली में फंक्शन के अंदर पैरामीटर कहते हैं। ओके, और मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू को पास करना पड़ेगा। सो एफ नेम एंड एल नेम, अब ऑब्वियस है स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया विराट कॉमा एंड देन हमने यहाँ पे लिख दिया कोहली। एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो सिंपल देखिए वो जो आपका यहाँ पे डेटा था, ओके, जो आपका यहाँ पे विराट कोहली आपने यहाँ पे लिखा है, वो इस तरह से आपको फुल नेम में डायरेक्टली विजिबल हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फुल नेम इज। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज की, माय फुल नेम इज, और आपको यहाँ पे डेटा विजिबल हो गया विराट कोहली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसके आगे उसकी हॉबी पास करनी है। ओके, मुझे इसके आगे क्या करना है, उसकी हॉबीज को पास करना है। ठीक है, अब हॉबी, चलो मैं यहाँ पे पहले पैरामीटर लिख देता हूँ, और पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा हॉबीज। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे डैश करूंगा। ओके, और मुझे यहाँ पे डैश के बाद क्या करना है, उसकी जो हॉबीज है उसे मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड अगर अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो आपको ऑब्वियस है क्या मिलेगा, यहाँ पे डैश के बाद अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों? बिकॉज अगर थर्ड आपने पैरामीटर पास किया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, बराबर है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हॉबी लिखी क्रिकेट। ओके, पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आपको यहाँ पे क्रिकेट विजिबल हो गया। अब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, उसकी हॉबी 3-4 हॉबीज है, एक हॉबी नहीं है। ओके, जैसे कि क्रिकेट है, ठीक है, कॉमा, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल फुटबॉल। ओके, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कुकिंग। ठीक है, तो इस तरह से 3 हॉबीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो आपको क्या लगता है कि आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? क्रिकेट, फुटबॉल, कुकिंग, तीनों भी प्रिंट होंगे, या क्रिकेट प्रिंट होगा या कुकिंग, क्या प्रिंट होगा? Cooking. ओके, कुकिंग। यस, एनीवन? और कोई आंसर? एरर आएगा शायद। ओके, आएगा, ठीक है। ओके, और कोई आंसर? एरर आएगा, कुकिंग, 2 आंसर, इसके अलावा कोई और आंसर है? चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, जैसे ना पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कहीं पर चेंज हुआ है क्या? यहाँ पे ना ही एरर आया, ना ही क्रिकेट से कुकिंग पे शिफ्ट हुआ, सिर्फ आपको क्रिकेट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पहले 3 आर्गुमेंट जो है वही क्या करेगा, ये पैरामीटर एक्सेस करेगा।
ओके। बट हम चाहते हैं कि इसके बाद फुटबॉल भी दिखना चाहिए, कुकिंग भी दिखना चाहिए। तो कुछ कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे? पैरामीटर एक ही रहेगा, हॉबीज। पैरामीटर क्या रहेगा? एक ही रहेगा, हॉबीज। ठीक है। बट रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्रिकेट तो दिख ही रहा है, फुटबॉल भी आना चाहिए, कुकिंग भी आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? यस एनीवन? एरे 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 पास कर। नहीं, एरे पास नहीं करना है, विदाउट एरे करना है। Object. नहीं, बताइए तब तक मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ। ओके। तो अगर आपको ओके, सो बेसिकली आप चाहते हो कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्रिकेट भी विजिबल हो, फुटबॉल भी विजिबल हो, कुकिंग भी विजिबल हो। ओके। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपने यहाँ पे आपके फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो तीन ही पैरामीटर यूज करेगा। अब अगर आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तीन ही पैरामीटर यहाँ पे रहेंगे, तो आर्गुमेंट भी कितने फॉलो करेगा? वो तीन ही आर्गुमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है। बट आर्गुमेंट मेरे और ज्यादा है। ओके, मींस पैरामीटर तीन है, बट आर्गुमेंट मेरे यहाँ पे कितने हैं? आर्गुमेंट मेरे यहाँ पर 4 प्रेजेंट है या 5 प्रेजेंट है। ओके। सो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? मल्टीपल आर्गुमेंट हो गए, बट पैरामीटर कम हो गए। ओके। तो इस केस में आपको दो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं। ओके। तो एक होता है रेस्ट ऑपरेटर और एक होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ओके। एक होता है रेस्ट ऑपरेटर और एक होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। अब जो रेस्ट ऑपरेटर है, ओके, इसको डिनोट करते हैं हम ट्रिपल डॉट से। ठीक है। और जो स्प्रेड ऑपरेटर है, इसको भी डिनोट करते हैं ट्रिपल डॉट से। और एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर मींस दोनों का नोटेशन सेम है। ट्रिपल डॉट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। ट्रिपल डॉट को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। बट ये जो दोनों ऑपरेटर है, जो दिखने में एक जैसे है, ओके, बट इन दोनों की फंक्शनलिटी टोटली डिफरेंट है। ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये जो आपके दो ऑपरेटर है, रेस्ट ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर। ओके। ये जो दोनों ऑपरेटर है, इन दोनों का नोटेशन ट्रिपल डॉट है। दोनों का नोटेशन ट्रिपल डॉट ही है। ओके। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि रेस्ट ऑपरेटर कब कहेंगे और स्प्रेड ऑपरेटर कब कहेंगे। ओके। सिंपल सी बात बताता हूं। जब आप फंक्शन यूज करते हो, ओके, जब आप क्या करते हो? फंक्शन यूज करते हो, और फंक्शन के अंदर अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप एक्सेस करना चाहते हो, फंक्शन अगर है, फंक्शन के अंदर अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स है, उन्हें अगर आप क्या करना चाहते हो? सिंपल एक्सेस करना चाहते हो। ओके। तो उसे हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है? कलेक्ट मल्टीपल आर्गुमेंट्स। इसका काम क्या होता है? कलेक्ट मल्टीपल आर्गुमेंट्स। और ये जो रेस्ट ऑपरेटर है, ये सिर्फ हम फंक्शन के अंदर ही यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। ओके। ये जो है, ये सिर्फ हम यहाँ पे यूज करते हैं किसके अंदर? फंक्शन के अंदर ही यूज करते हैं। ओके। सो कलेक्ट मल्टीपल आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शंस। ओके। तो जब भी आपको फंक्शन के अंदर इस तरह से ट्रिपल डॉट दिखाई दे, तो वो होता है आपका रेस्ट ऑपरेटर। ओके। स्प्रेड ऑपरेटर कब यूज करना है अभी बताता हूँ। ठीक है। बट रेस्ट ऑपरेटर अगर आपको इंटरव्यू पूछे कि ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन है, इसके अंदर जो ट्रिपल डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके पैरामीटर से पहले जो ट्रिपल डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है, इस ट्रिपल डॉट को आप रेस्ट ऑपरेटर कहेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछते हैं टू चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्यों? बिकॉज ये जो आपका रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर है ना, ये रिएक्ट में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। बिकॉज वहाँ पे हमको स्टेट वगैरह मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है आपका रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। तो यहाँ पे करंटली अंडरस्टैंड करना है आपको रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर का डेफिनेशन मैंने क्या लिख दिया? मींस उसका यूज क्या लिख दिया? कलेक्ट मल्टीपल आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर ही यूज होता है। तो जब कहीं पर भी फंक्शन के अंदर इस तरह से पैरामीटर्स के अंदर अगर आपको यहाँ पे क्या दिखता है, इस तरह से ट्रिपल डॉट अगर दिखता है, तो वो होता है रेस्ट ऑपरेटर। ओके। अब चलिए देखते हैं आउटपुट सेम आता है या नहीं आता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं। एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी आ गया एंड कुकिंग भी आ गया। दिस इज कॉल्ड रेस्ट ऑपरेटर। सो रेस्ट ऑपरेटर का काम क्या है कि मल्टीपल आर्गुमेंट्स को कलेक्ट करना। मल्टीपल आर्गुमेंट्स को क्या करना है? पे कलेक्ट करना। ओके। और अगर आप उसे कलेक्ट करोगे, तभी वो डेटा क्या करेंगे? आपको यहाँ पे शो करेगा। दिस इज कॉल्ड रेस्ट ऑपरेटर। आया समझ में रेस्ट ऑपरेटर किसे कहते हैं? यस सर।
ओके। सो रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर दोनों का नोटेशन सेम है। काफी कंफ्यूजन होता है कि दोनों का नोटेशन अगर ट्रिपल डॉट है तो कब रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है, कब स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है। तो जब भी आपके पास फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स अगर आपको क्या करने हैं, एक्सेस करने हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं यहाँ पे, उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे यहाँ पे, उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे रेस्ट ऑपरेटर का। यस, ओके। अब एक और एग्जांपल, एक बेसिक सा एग्जांपल, बेसिकली वो Sir? पहले मुझे देना चाहिए था। हाँ बोलिए। अगर वो ऑपरेटर दूसरे पैरामीटर पर असाइन किया तो मतलब Means- पहले वाले मिडल का या ओके, फॉर एग्जांपल ये पैरामीटर अगर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल नेम के पास हम ले लेते हैं, अच्छा ठीक है। और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो डायरेक्टली आपको एरर थ्रो करेगा, बिकॉज यहाँ पे आर्गुमेंट किस पे लगे हैं, हॉबीज के बाद लगा है ना, 3 के बाद यहाँ पे 4th एंड 5th आर्गुमेंट है, तो वो हॉबीज को ही असाइन होगा, उससे पहले वो असाइन नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपको बताएगा रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। वो मोस्टली क्या होता है, लास्ट में ही इंप्लीमेंट होता है, बीच में फर्स्ट पैरामीटर पे या सेकंड पैरामीटर पे हम उसे कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली आपको सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। तो ऑलवेज आपका जो पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, या तो एक सिंगल पैरामीटर होना चाहिए। सिंपल बात, क्या होना चाहिए, एक सिंगल पैरामीटर वो होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही देख लो, वो एग्जाम्पल दे रहा था मैं अभी। सो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, देन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया माय नंबर्स। ओके, माय नंबर्स नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, देन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहाँ पे माय नंबर्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ नम, ठीक है, और कंसोल में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नम लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको 1 विजिबल हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो 1 है, जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो ये आर्गुमेंट किसे एक्सेस हुआ, ये आर्गुमेंट पास हुआ नम के पास, देन नम के पास यहाँ पे 1 वैल्यू आ चुकी है, देन ये नम किसके अंदर कॉल किया, सो आपने कंसोल के अंदर कॉल किया, कंसोल के अंदर क्या है, नम है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और कंसोल के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके 2 लिख देता हूँ, कॉमा करके 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हुआ क्या, अगर मैंने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया है तो क्या करेगा, फर्स्ट आर्गुमेंट को एक्सेस करेगा, वो सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट, 4th 5th के पास जाएंगे ही नहीं। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट को एक साथ कलेक्ट करना चाहते हो, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो करना क्या पड़ेगा, इसके आगे जस्ट आपको यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल डॉट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी यहाँ पे हुआ क्या, नंबर्स थे, नंबर्स का ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो गया, एंड देन देखिए ये 1 2 3 4 5 एक एरे के अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो गया। तो इस तरह से ये क्या होता है, आपका आर्गुमेंट का यूज किया जाता है। सो टू कलेक्ट द मल्टीपल आर्गुमेंट्स। ओके, तो जब भी आपको फंक्शन के पास इस तरह से आपको कुछ भी अगर दिखता है, ओके, अगर आपको इस तरह से ट्रिपल डॉट अगर विजिबल होते हैं, तो वो ऑलवेज आपका रेस्ट ऑपरेटर ही रहेगा, ऑलवेज रेस्ट ऑपरेटर, वो स्प्रेड ऑपरेटर नहीं रहेगा, बिकॉज स्प्रेड ऑपरेटर का जो यूज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑपरेटर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर, क्लियर। ओके, सबको क्लियर है क्या? यस एवरीवन? सर, यस सर। हेलो सर। सर नीचे हॉबीज का एरे क्यों नहीं क्रिएट हुआ है? बिकॉज मैंने इसको कंसोल में प्रिंट किया ना बैकटिक के अंदर। अगर मैं इसको भी बैकटिक लगा दूं तो बैकटिक क्या करता है ना, एरे को शो नहीं करता, 1 सेकंड वो इटरेट कर देता है आपके एरे को। ठीक है, इसमें यहाँ पे बैकटिक लगा देता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और इसके आगे मैं डॉलर लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो एरे निकल जाएगा, वो आपको 1 2 3 4 दिखा देगा। बट अगर आपने बैकटिक यूज नहीं किया है, एक नॉर्मल कंसोल अगर आपने यूज किया है, तो वो आपको इसका एरे ही शो करेगा। ओके, तो दैट इज टेम्पलेट लिटरल मेथड। उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे इस तरह से आंसर शो कर रहा है। अगर आप इसका हटा दोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ऐसे हटा दिया, बट इसको फिर किसके अंदर लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये बैकटिक हम ऐसे हटा देते हैं, ये भी हम ऐसे हटा देते हैं सब कुछ। यहाँ पे जस्ट मैं कॉमा लिख देता हूँ, उसके बाद ये हॉबीज वगैरह भी हम ऐसे हटा देते हैं, और ये बैकटिक वगैरह भी हम ऐसे हटा देते हैं। ओके, तो अब मैंने देखो तीनों को विदाउट बैकटिक यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। पेज को जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए विराट कोहली आ गया, और देन उसके बाद ऑटोमेटिक क्या कर लेता है रेस्ट ऑपरेटर,
जो रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट है उसका आपको एक एरे रिटर्न करता है। सो बैकटिक में लिखने से क्या हो जाता है, वो इटरेट हो जाता है, और इटरेट होने की वजह से वो स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह आपको वहां पे विजिबल नहीं होता है। ओके, क्लियर है Yes. क्या ये एवरीवन? यस सर। ओके, Yes, sir. अब नेक्स्ट होता है, हाँ यस, ओके, क्लियर है सबको? चलिए, अब ये हो गया रेस्ट ऑपरेटर। ओके, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं रेस्ट ऑपरेटर के बारे में ही लिखता हूँ, ठीक है, और इसको हम ऐसे कॉपी करते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमको यहाँ पे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ओके, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर एंड व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो उसका जो डेफिनेशन है प्रॉपर इंटरव्यू में क्या बताना है, वो डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करा के दे दूंगा। अभी जस्ट आप कोडिंग एग्जाम्पल को समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सो स्प्रेड ऑपरेटर, तो इसका भी नोटेशन क्या है, ट्रिपल डॉट, ठीक है। अब ये जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर है, इसे कब यूज करते हैं, तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज होता है ऑब्जेक्ट और एरे के एलिमेंट्स को या प्रॉपर्टीज को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, सो टू कॉपी द प्रॉपर्टीज, okay, to copy the properties or elements, okay, of object or array, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या एरे के एलिमेंट्स जो होते हैं या आइटम्स होते हैं, उनको कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे समझना पड़ेगा, तो सिंपल है, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कल हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कॉस्ट यूजर, ठीक है, और इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल नेम, और मैंने यहाँ पे ले लिया मयूर, ठीक है। एंड उसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो कॉस्ट, एंड देन वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ सिंपल स्किल्स के बेसिस पे, ओके, देन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। देन हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रंट एंड लिख देते हैं, ओके, सो फ्रंट एंड कोलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल रिएक्ट, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक एंड, बैक एंड में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया नोड जेएस, ठीक है। उसके बाद अगर और कोई ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोर, ओके, और कोर में मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया HTML, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्किल यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा के दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कॉस्ट, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर प्रोफाइल। क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया यूजर प्रोफाइल, देन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा, ओके। अब इसका भी नोटेशन ट्रिपल डॉट ही है, सो आई एम यूजिंग ट्रिपल डॉट, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कॉल करूंगा यूजर को, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूजर को कॉल किया, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, पहले कंसोल लगा देते हैं, पहले आपको ब्लैंक एरे प्रिंट, ब्लैंक ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग यूजर प्रोफाइल, जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आपको यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर, ठीक है। एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी यहाँ पे नेम एंड एज दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो गई है, आपके यहाँ पे आ चुकी है यूजर के पास, ओके। सो यूजर की जो दोनों प्रॉपर्टीज थी वो डायरेक्टली आपने क्या कर ली, इस यूजर प्रोफाइल में आपने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर ली है। कॉमा करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे फिर से ट्रिपल डॉट, एंड देन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्या था, स्किल्स था ना, हाँ स्किल्स, ओके। और पेज को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देन सी यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड कोर, इस तरह से जो डेटा है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। मींस ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये क्या करता है, कॉपी करता है। किसको कॉपी करता है, आपके जो ऑब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करता है, ओके। और अगर आपके पास कोई एरे है तो उस एरे को भी क्या करता है, सिंपली कॉपी करता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एरे है, ओके, अब एरे क्या होता है, सो बेसिकली एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ओके। यहाँ पर की वैल्यू पेयर नहीं होती है, मल्टीपल वैल्यूज होती है, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया num1 और यहाँ पे एरे
और एरे के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 30, 40, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और एरे है कॉस्ट num2, ठीक है। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 50, 60, 70, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एरे को क्रिएट कर सकते हो। और मैंने एक और एरे क्रिएट किया num3 नाम से, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 80, 90, 100, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि तीनों एरे क्या हो जाए, एक एरे के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स को क्या करना है, मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक एरे बनाएंगे कॉस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num1, num2, ठीक है, num3। इस तरह से मैंने कोई एरे को नाम दे दिया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन क्लोज करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस num1, num2, num3 एरे के अंदर क्या होना चाहिए, सिंपल आपकी ये जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग लगा दिया, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, करंटली आपको एक ब्लैंक एरे मिलेगा। बट जैसे मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा, फर्स्ट डॉट, सेकंड, थर्ड डॉट, स्प्रेड ऑपरेटर, ओके। num1 को मैं प्रोवाइड करता हूँ, पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे देन सी इसके अंदर 10, 20, 30, 40 आ गया। बट जब आप सेकंड एरे को कॉल करते हो तब आपको यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, ओके। देन आप यहाँ पे फिर से स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे, देन आप यहाँ पे कॉल करेंगे num2 को, पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे देन सी इस एरे के अंदर वो जो डेटा है वो आपके यहाँ पे कॉल हो चुका है। देन फिर से कॉमा, देन आई एम यूजिंग फिर से स्प्रेड ऑपरेटर एंड देन आई एम यूजिंग num3। और जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे विजिबल हो गया, इस तरह से, ओके। सो ये जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर है, ओके, इसका हम यूज करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए। ये जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसे होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके। तो दिस इज सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर। तो देखिए दोनों का नोटेशन सेम ही है, बट जब कोई ट्रिपल डॉट का जो ऑपरेटर है अगर वो फंक्शन में यूज होता है तो उसे कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर, ओके। और जब कोई स्प्रेड ऑपरेटर इस तरह से ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर अगर आपको दिखता है तो उसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। मींस ये क्या करते हैं, खुद की प्रॉपर्टीज किसी और एरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं, या आप इसे बोल सकते हो डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। चलिए पहले यहां तक क्लियर है क्या, बताइए यस और नो। यस यस सर। Clear. ओके। तो जब भी हमको मल्टीपल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने होंगे फंक्शन के अंदर तो कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे, रेस्ट ऑपरेटर, ओके। सो जब भी फंक्शन की बात आएंगी तब हम यूज करेंगे रेस्ट ऑपरेटर। और जब भी मुझे ऐसी जरूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल डेटा क्या करना है, कॉपी करना है, ओके। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से मुझे दूसरा डेटा निकाल के लेके आना है, ओके। तो डेटा कॉपी करना है या मर्ज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पे सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर, यस, स्प्रेड ऑपरेटर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बेसिकली इसका जो यूज है, में से अब इसका ज्यादातर यूज रिएक्ट में हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक फॉर्म है, ओके। जस्ट एक रिएक्ट का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम है यूजर का, उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका ईमेल है, उसके बाद यहाँ पे उसका पासवर्ड है, ओके। एंड देन उसके बाद फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्रंट एंड में मैंने फॉर्म यहाँ पे डिजाइन किया है, ओके। अब मुझे जस्ट करना क्या है, इस डेटा को सबमिट करना है। बट मेरे पास यहाँ पे फिलहाल कोई डेटाबेस नहीं है, ओके। मुझे क्या करना है, विदाउट यूजिंग डेटाबेस इस डेटा को मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करना है, ओके। तो अब हम करेंगे क्या, तो जब हम रिएक्ट के अंदर इसे यूज करते हैं, अब डेटाबेस तो है नहीं, मींस डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, फ्रंट एंड में स्टोर करना है, ओके। अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर करना होता तो फिर Node.js के थ्रू फंक्शनलिटी हम यहाँ पे अप्लाई करते थे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये मुझे फ्रंट एंड में स्टोर करना है, बैक एंड मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं, ओके। क्या करते हैं हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर्स नाम का यहाँ पे एरे है, ओके। और ये जो एरे है इसे हम ब्लैंक रखते हैं, क्यों, बिकॉज इस एरे के अंदर आपका जो डेटा है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होने वाला है। बट अब ये जो आपकी फील्ड्स है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, इसको सेपरेटली स्टोर करेंगे क्या हम, नहीं। इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू यूजर, इस तरह से करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, ये जो डेटा है ये क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस यूजर के अंदर मुझे क्या करना है, बाद में जाके स्टोर करना है। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो इस तरह से जब जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हर वक्त न्यू यूजर क्रिएट होगा और न्यू यूजर का जो डेटा है वो आपके इस यूजर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्या करते हो, जब आप रिएक्ट यूज करते हो तो रिएक्ट में क्या होता है, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो, ओके, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो नया डेटा आपके एरे के अंदर आ जाता है, ओके। बट वो डेटा क्या होता है, जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो वो डेटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ठीक है। मीन्स जब जब आप यहाँ पे डेटा यूज करोगे तब होगा क्या, आपका एक ही डेटा यहाँ पे ऐड होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले किसका डेटा ऐड किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रोहित का डेटा ऐड किया, ओके, रोहित का, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रोहित का डेटा आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने रोहित का डेटा एंटर किया तो सबसे पहले रोहित का डेटा यहाँ पे आ गया। जब आपने क्या किया, सेकंड डेटा ऐड किया, ओके, सेकंड डेटा ऐड किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे विराट का सेकंड डेटा ऐड किया तो यहाँ पे जो रोहित का डेटा है वो क्लियर हो जाता है और उसकी जगह वैल्यू ओवरराइड होके क्या हो जाता है, यहाँ पे विराट का डेटा आ जाता है। बट ये हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस डेटा भी क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। सो उसके लिए प्रीवियस डेटा होल्ड करने के लिए या प्रीवियस डेटा जो है उसे कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके हम प्रीवियस जो डेटा है वो भी हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी करके रख सकते हैं और जो नया डेटा आएगा वो नया डेटा भी यहाँ पे क्या होते रहेगा, आपका ऐड होते रहेगा। ओके, तो बेसिकली इसे हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। तो रिएक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट मैनेजमेंट। अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट आ गया तो आपको पूरा रिएक्ट आ गया। ठीक है। बट ये बताना इसलिए जरूरी था बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो हमको क्या करना है यहाँ पे आगे चल के यूज करना है। ओके, सो मोस्टली रिएक्ट के अंदर जब भी आपको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी करके रखना है, होल्ड करके रखना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे। और अगर गलती से अगर आपको कहीं पर भी जो ट्रिपल डॉट है ये अगर फंक्शन में अगर आपको दिखता है, फंक्शन के पैरामीटर में अगर दिखता है, ओके, अब फंक्शन में तो रहेंगे ही बट अगर फंक्शन के पैरामीटर में अगर रहता है तो वो ऑलवेज आपका रेस्ट ऑपरेटर रहेगा। दिस इज स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा के दे दूंगा। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। ओके, सो फंक्शन मैंने बता दिया कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। देन अगर फंक्शन के पास मल्टीपल आर्गुमेंट आते हैं तो मल्टीपल आर्गुमेंट को हैंडल कैसे किया जाता है। और रेस्ट ऑपरेटर ऑलवेज लास्ट पैरामीटर पे ही अप्लाई करना होता है, बीच में कहीं पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद हमने स्प्रेड ऑपरेटर देखा। स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या होता है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसे कॉपी करना, ओके, और किसी और ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करना। जैसे कल आपने असाइन मेथड देखा था, राइट, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, तो वो भी वही कर रहा था। मैं अगर यहाँ पे असाइन मेथड यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, टारगेट मेरा ये है, ओके, और अगर मेरे सोर्स यूजर एंड स्किल है तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। असाइन भी क्या कर रहा था, आपको कॉपी करके दे रहा था ना डेटा, तो सेम ये स्प्रेड ऑपरेटर भी वही कर रहा है। तो आपको असाइन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर वगैरह यूज कर सकते हो और स्प्रेड ऑपरेटर ही सबसे ज्यादा आपका यूज होता है। चलिए, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। सो अब हमको यहाँ पे समझना है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ओके, अब ये इंटरव्यू में हमेशा पूछते ही है कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी एग्जैक्टली होता क्या है, ओके, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे, तो ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉस्ट EMP नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। देन हम करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम ले लिया एम्प्लॉय का, सो आई एम यूजिंग नेम कोलन, एंड देन हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं विराट। ठीक है, कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सिटी। ठीक है। देन हम यहाँ पे दिल्ली हमने ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एज। ठीक है, एज मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया और यहाँ पे IPL टीम मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे IPL टीम में लिख दिया फॉर एग्जांपल RCB। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है। अब अगर मैं कंसोल में प्रिंट करता हूँ, ओके, अगर हम इसे कंसोल लॉग में प्रिंट करते हैं EMP को, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आउटपुट आपका एज इट इज रहेगा जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए, ठीक है। सो
अब क्या है ना कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रिंट किया, ओके। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ एम्प्लॉय 1, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ एम्प्लॉय 1 प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉस्ट emp2, ठीक है, और इस emp2 में मैं क्या करता हूँ emp1 को स्टोर करता हूँ, ओके। अब ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था म्यूटेबल के वक्त कि म्यूटेबल किस तरह से होता है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, console.log रन करेंगे और emp2 को कॉल करेंगे। तो मुझे बताइए emp2 में क्या वैल्यू आएंगी यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ emp2? EMP1 के सारे कॉपी होनी चाहिए। ओके, emp1 के जो ऑल डिटेल्स है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देन सी एज इट इज जो आपका डेटा है वो आपका यहाँ पे आ गया। मीन्स मैंने क्या किया, emp2 को emp1 से असाइन कर दिया। emp1 के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास एक स्टोर था, वो ऑब्जेक्ट इस emp2 को आपको यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। सो अब अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे emp2 डॉट नेम अगर मैंने यहाँ पे लिखा और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया रोहित, तो क्या लगता है डेटा चेंज होगा? एक का चेंज होगा या दोनों का चेंज होगा? दोनों का चेंज होगा। दोनों का ओके, दोनों का चेंज होगा, ओके। चलिए, सो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ओके। अब जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का डेटा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का डेटा इसलिए चेंज हुआ बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये रेफरेंस डेटा टाइप होता है, और रेफरेंस डेटा टाइप कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं? memory, स्टैक स्टैक मेमोरी। स्टैक में या हिप में? heap, हिप में स्टोर होते हैं, ओके। मिस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये स्टैक में स्टोर होते हैं, ओके। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है, जो वैल्यूज होती है, वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो हिप के अंदर स्टोर होती है, ओके। तो इसका डायग्राम भी हमने निकाल के देखा था, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे स्टैक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टैक मेमोरी, ओके, और ये है मेरे पास यहाँ पे हिप मेमोरी, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय 1 नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, एम्प्लॉय 1। तो होता क्या है, जब आप एम्प्लॉय 1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसकी जो वैल्यूज होती है, ओके, उसकी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज कहाँ पर स्टोर होती है? वो वैल्यूज होती है स्टोर हिप के अंदर। जैसे कि नेम आपने यहाँ पे लिखा विराट, तो यहाँ पे हुआ क्या, विराट आ गया, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी प्रोवाइड किया, देन सिटी के अंदर आपने यहाँ पे दिल्ली लिखा, तो यहाँ पे दिल्ली आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया एज, सो एज 36, ओके। एंड लास्ट में आपने प्रोवाइड किया था शायद से IPL टीम, ओके। एंड देन आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल RCB, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा है, ये डेटा किसके अंदर आता है? ये डेटा आपका स्टोर हो गया हिप के अंदर, ओके। कहाँ पर स्टोर हुआ ये डेटा? ये डेटा आपका यहाँ पे स्टोर हुआ हिप के अंदर, ठीक है। बट जो वेरिएबल नेम है या जो ऑब्जेक्ट नेम आपने डिफाइन करके रखा है, ओके, emp1, ओके, तो ये emp1 स्टोर होता है किसके अंदर? आपके यहाँ पे स्टैक के अंदर, ओके। और एक क्या होल्ड करता है? ये एक रेफरेंस होल्ड करता है, ओके। फॉर एग्जांपल ये जो आपका यहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर किया है, इसका हिप मेमोरी के अंदर कोई रेफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल 101 नाम का कोई रेफरेंस होगा। तो ये जो emp1 आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन करके रखा था, तो वो क्या करता है, वो स्टैक मेमोरी के अंदर उस वैल्यू का रेफरेंस होल्ड करके रखता है, ओके। और जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो हिप के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। सो स्टैक क्या करता है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट नेम है उसे क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, और इस वैल्यू का एक रेफरेंस होगा, वो रेफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे? 101 रहेगा, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसका कुछ नाम हम लिख देते हैं एफ नेम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एफ नेम नाम से यहाँ पे क्या कर दिया, पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ओके, और उसकी कुछ वैल्यू लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी उसकी वैल्यू हार्दिक, ठीक है। तो जब आपका डेटा स्टैक के अंदर स्टोर होता है, जो आपका एक स्टैटिक, आपका जो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो होगा क्या, जब आपका डेटा स्टैक के अंदर स्टोर होगा तो वो क्या करता है? वैल्यू को होल्ड करता है, ओके। सो जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, स्टैक के अंदर आपका एक्चुअल वैल्यू स्टोर होता है। और जब आप क्या करते हो, जब आप यहाँ पे रेफरेंस डेटा टाइप यूज करते हो तो रेफरेंस डेटा टाइप में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट नेम होता है, ओके, जो आपका ऑब्जेक्ट नेम होता है, एक सेकंड, लेट emp1 पूरा ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जस्ट 1 मिनट, ओके, इतना टाइप करने से अच्छा जस्ट 1 मिनट।
इसको मैं से ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, तो ये जो लेट EMP1 है, तो ये EMP1 क्या होगा आपका EMP1, ये स्टैक के अंदर जाएगा। ओके, स्टैक के अंदर जाएगा और किसे होल्ड करेगा, होल्ड रेफरेंस। ओके, और किसका रेफरेंस होल्ड करेगा, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू। ओके, और ये ऑब्जेक्ट वैल्यू कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हिप के अंदर। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये हिप के अंदर प्रेजेंट है। और EMP1 जो आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नेम है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो इसलिए इसे कहा जाता है रेफरेंस डेटा टाइप। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेफरेंस डेटा टाइप, या आप इसे कहते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, बट जब आपका क्या होता है, जब आपका एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, नॉर्मल वेरिएबल दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, और अगर आपने यहाँ पे एफ नेम लिखा है, ओके, और एफ नेम की जो वैल्यू होती है, ओके, वो जो एफ नेम की जो वैल्यू होती है वो स्टैक के अंदर ही आपकी यहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है। तो यहाँ पर आपका कोई रेफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सो एफ नेम के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू आपके यहाँ पे स्टोर रहेंगी हार्दिक। ओके, तो ये जो आपका स्टैक जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मेमोरी शेयर नहीं करते हैं, वो मेमोरी स्टैक के अंदर ही स्टोर हो जाती है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या, पहले बताइए मुझे। यस एवरीवन, यस कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक? स्टैक एंड हीप मेमोरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, जब आप ऑब्जेक्ट को लिखते हो तो ऑब्जेक्ट स्टोर करते वक्त जो आपका जेएस इंजन है ये क्या करता है, जैसे कि आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है, स्टैक एंड हीप मेमोरी होती है। तो जो भी आपका पूरा डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट वैल्यूज जो होती है वो हीप के अंदर स्टोर होती है, और उसका जो ऑब्जेक्ट नेम है वो क्या करता है, उस वैल्यूज का एक रेफरेंस होल्ड करता है। ओके, इस वैल्यूज का क्या करता है, एक रेफरेंस होल्ड करता है। ओके, बट जब आप क्या करते हो, इस तरह से कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हो, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका कोई रेफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल आपके यहाँ पे वैल्यू को होल्ड किया जाता है। ओके, और यहाँ पर 101 क्या है, अब ये नेसेसरी क्या पे 101 रहेगा नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, वो विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक्चुअल में रेफरेंस स्टोर होता है। ओके, सो अब होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, emp.name को मैं यहाँ पे रोहित से चेंज करता हूँ, तो हुआ क्या, आपकी ऑब्वियस आपकी यहाँ पे वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। तो emp2 क्या करता है, ये जो 101 इसका रेफरेंस है, तो ये क्या करता है, उस नेम को जाके ओवरराइट कर देता है। ओके, और इसी की वजह से क्या होता है, आप जब डेटा प्रिंट करते हो तो दोनों जगह क्या होता है, ये डेटा चेंज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे रेफरेंस का इश्यू आता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगा तो, बिकॉज ऑफ रेफरेंस द वैल्यू ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट चेंज। ओके, बिकॉज ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे बोथ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है। ओके, बट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, अभी जो लिया वही लेते हैं, लेट नेम के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हार्दिक, ओके, देन लेट fname1 fname2, ओके, और fname2 के अंदर अगर मैं यहाँ पे fname1 को स्टोर कर देता हूँ, और अगर हम यहाँ पे कंसोल प्रिंट करेंगे console.log, और अगर मैं यहाँ पे fname1 लिखूंगा, ओके, और fname2 लिखूंगा, तो करंटली आपको दोनों जगह सेम ही वैल्यू मिलेंगी, हार्दिक दोनों जगह आपको सेम वैल्यू मिली। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे fname2 जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्या, ओके, अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे बताइए क्या होगा, अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर हार्दिक ही रहेगा, नीचे सूर्य रहेगा। क्यों? बिकॉज हार्दिक इज अ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू होती है, तो वैल्यू का यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, एफनेम ने क्या किया, सिंपल यहाँ पे जस्ट वैल्यू को सबसे पहले उसने क्या किया था, यहाँ पे कॉपी किया था, ना कि उसका रेफरेंस कॉपी किया था। बट जब आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपके प्रीवियस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज होता है, और वो रेफरेंस की वजह से क्या होता है, जब आप एम्प्लॉय 2 की वैल्यू चेंज करते हो तब क्या हो जाता है, एम्प्लॉय 1 भी आपका वहां पे चेंज हो जाता है, और इसी कहते हैं हम यहाँ पे रेफरेंस इशू ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है, अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को अपडेट करना है, ओके, तो
यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज नहीं होना है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे चेंज हो, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड शैलो कॉपी। ओके, सो कैसे करेंगे? सो अब अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप कि सर यहाँ पे जो हमने वैल्यू चेंज किया रोहित, ये सिर्फ एम्प्लॉय 2 में रहना चाहिए, एम्प्लॉय 1 में नहीं रहना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EMP1 डैश। ओके, ये आ गया EMP1 और ये आ गया यहाँ पे EMP2। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फिलहाल यहाँ पे EMP1 में रोहित है, EMP2 में रोहित है। बट अब आप चाहते हो कि EMP2 के अंदर ही रोहित चेंज होना चाहिए, EMP1 के अंदर जो एज इट इज विराट है वो वैसा ही रहना चाहिए। ओके, सो आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कॉपी हो, तो कॉपी ऑब्जेक्ट वैल्यूज, कॉपी ऑब्जेक्ट वैल्यूज नॉट रेफरेंस REFRENC। ओके, देन we use spread operator। किसका यूज करते हैं? यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो हम करेंगे क्या, यहाँ पर EMP1 को रैप करेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रिपल डॉट और ये हो गया आपका स्प्रेड ऑपरेटर। और अब अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सी EMP1 की जो वैल्यू है विराट एज इट इज है और EMP2 की जो वैल्यू है वो रोहित एज इट इज है। अगर आगे चल के आपने यहां पर किसी और वैल्यू को भी चेंज किया, EMP2 डॉट एज, और एज की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 38। ओके, अगर मैंने यहाँ पे आगे चल के चेंज किया EMP2 डॉट सिटी, ओके, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मुंबई, ओके, और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सी यहाँ पर सिर्फ EMP2 का ही डेटा चेंज होगा, EMP1 का डेटा चेंज नहीं होगा। बट अगर गलती से आपने यहाँ पे रेफरेंस कॉपी कर दिया, ओके, गलती से अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्स्ट EMP2 इज इक्वल टू EMP1, ओके, इसकी वजह से क्या होता है, कॉपी दी रेफरेंस। ओके, यहाँ पे रेफरेंस कॉपी होता है तो होगा क्या, हर जगह जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ओके, सो उसी को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर रेफरेंस को यूज नहीं करता है, वो एक्चुअल वैल्यू की कॉपी बनाता है, एक डुप्लीकेट वैल्यू बनाता है, और उसी डुप्लीकेट वैल्यू को वो क्या करता है, इस EMPA के अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पे रेफरेंस निकल जाता है, और रेफरेंस निकलने की वजह से एक सेपरेट ऑब्जेक्ट हो गया, और सेपरेट ऑब्जेक्ट होने की वजह से वो वैल्यू आपकी सेपरेट सेपरेट आपको यहाँ पे विजिबल होती है। दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी। अभी क्लियर है या नहीं है वो मुझे बताइए पहले। यस एवरीवन, क्लियर है? सो शैलो कॉपी, डीप कॉपी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसीलिए बिकॉज आपको यहाँ पे प्रॉपरली उसका जो मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आता है। ओके, एंड देन अब मुझे अदर लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, ओके, जैसे जावा में कैसे होता है या और किसी लैंग्वेज में कैसे होता है। सो मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वैसे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं ताकि आपका रेफरेंस कॉपी ना हो, आपकी एक्चुअल कॉपी बन जाए आपके ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे जब आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, इट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या कर लेता है, कॉपी को बना लेता है। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। ओके, सबको क्लियर है क्या? कितने लोग हैं ज्वाइन? 70 लोग हैं। यस एवरीवन, क्लियर है क्या सबको? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। बिकॉज इंटरव्यू में पूछेंगे ही, अगर मैं भी 4 साल या 5 साल के एक्सपीरियंस में अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे सवाल पूछा ही जाएगा, व्हाट इज शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। और जब आप इसके आंसर दोगे तब आपको क्वेश्चनिंग आएंगी, व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो आपको एग्जांपल अगर अंडरस्टैंड हो तो आप आपका डेफिनेशन आपके मन से बना सकते हो, बिकॉज इंटरव्यू में आप कितना भी डेफिनेशन पढ़ के जाओ, मैं भी अगर आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँ, अगर आप नेट से, चैट जीपीटी से कितना भी अगर आप पढ़ लो तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपसे नहीं निकलेगा। बट अगर आपके माइंड में एग्जाम्पल क्लियर है तो आप उसे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझा के क्लियर कर सकते हो कि ये इस तरह से काम करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं आपको सेपरेट सेपरेट एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को अराइज करते हैं। ओके, नया प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। सो आई एम यूजिंग console.war। अब डीप कॉपी क्या होता है? ओके, अब डीप कॉपी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो
चलिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं प्रोडक्ट 1, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ पे प्रोडक्ट 1। देन इसके अंदर क्या है ना कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल पी नेम वगैरह, जो भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं पी नेम, मैंने यहाँ पे ले लिया मोबाइल, ठीक है, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस, ओके, और प्राइस लगभग मैंने यहाँ पे लिख दी 50,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद एक काम करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मॉडल, ओके, और मॉडल में हमने यहाँ पे कुछ ले लिया, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 1+12 ले लो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपको एरर आएगा, ओके। तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट 1 क्रिएट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कॉमा, एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे स्टोर करके लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया स्टोर। अब स्टोर का एड्रेस पता होना चाहिए, ओके, सो एड्रेस, और एड्रेस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया करवे नगर, ओके, सो क्रोमा करवे नगर 411052, ठीक है। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जो भी नाम है वो आप यहाँ पे ले लो। उसके बाद और कुछ, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी लिख लेते लगा तो, चलिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, सो कॉस्ट प्रोडक्ट 2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट 2, देन इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट 1 को कॉपी करता हूँ, ओके, सो प्रोडक्ट 1 को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, सॉरी मैं इसमें क्या किया, प्रोडक्ट 1 को प्रोडक्ट 2 को असाइन किया, एंड जब हम यहाँ पे कंसोल में आएंगे और कंसोल में जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 2 को प्रिंट करेंगे, ओके, और साथ ही साथ प्रोडक्ट 1 को भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा, अब बैकटिक का भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1, ठीक है, एंड देन इसी को कॉपी हम यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट 2। चलिए, ठीक है, तो मुझे बताइए दोनों इसमें सेम आंसर रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम आंसर रहेगा क्या, मोबाइल 1+12 50,000 क्रोमा करवेनगर, ओके, यस, एज इट इज एड्रेस आपके यहाँ पे प्रिंट होगा, ओके। सो देखिए आपके यहाँ पे पी नेम वगैरह सारी चीजें विजिबल हो रही है, प्रोडक्ट 2 के अंदर भी आपको सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 में यूज करता हूँ, प्रोडक्ट 2 डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टोर डॉट एड्रेस, और एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया विजय सेल्स, ओके, पुथुर, और कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिखा 411029, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये जो एड्रेस मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ये दोनों जगह चेंज होगा या एक ही जगह चेंज होगा? दोनों जगह, दोनों जगह, दोनों जगह, ठीक है। चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे हमने इसको पेज को रिफ्रेश किया, ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 के अंदर भी विजय सेल आ गया, एंड देन क्या हुआ, प्रोडक्ट 2 के अंदर भी विजय सेल आ गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जब हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, तब होता क्या है, उसका रेफरेंस यूज होता है। देन अगर मुझे रेफरेंस यूज नहीं करना है, मुझे अगर उसकी एग्जैक्ट कॉपी करनी है, तो हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, सो करली ब्रैकेट एंड देन आई एम यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे बताइए अब क्या होगा, क्या लगता है, अब क्रोमा एंड विजय सेल अलग अलग दिखेंगे? ओके, सो मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया था, मैंने बोला था आपको कि जब हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं तब क्या होता है, उस प्रीवियस ऑब्जेक्ट का एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है, नया कॉपी बन जाता है, और उस नए कॉपी के अंदर क्या होता है, आपका पूरा डेटा मॉडिफाई होता है, ओके। मींस क्लियर है कि ये क्रोमा एज इट इज रहना चाहिए और विजय सेल क्या होना चाहिए, यहाँ पे एज इट इज रहना चाहिए, बराबर है। चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, ओके। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 2 डॉट, ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी नेम, ओके, सो पी नेम में अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ओके, और पी नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया, या एक काम करते हैं मॉडल यूज करते हैं, ओके, सो मॉडल, और मॉडल में यहाँ पे यूज करता हूँ सैमसंग S24, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट 2 मॉडल सैमसंग मैंने यहाँ पे यूज किया S24, ठीक है।
तो अभी मुझे बताइए, ये जो मॉडल आपका यहाँ पे मैंने AS24 यूज किया है, ये दोनों इसमें चेंज होगा या प्रोडक्ट 2 में चेंज होगा? प्रोडक्ट 2 में सिर्फ। प्रोडक्ट 2 में, प्रोडक्ट 1 एज इट इज रहेगा। यस सर। ओके, यस। सो अगर हम प्रोडक्ट 1 में आते हैं और प्रोडक्ट 2 चेक करते हैं, तो देखिए OnePlus 12 यहाँ पर एज इट इज है और यहाँ पे Samsung S24 है। इस यहाँ पर तो इसने प्रॉपरली वर्क किया, देन फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि स्टोर के लिए प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होने के कारण सर। बिकॉज नेस्टेड ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके, और जब आपके पास इस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर पाता है, यहाँ पे सिंपल वो चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमको क्या यूज करना होता है, यहाँ पे डीप कॉपी यूज करना होता है। मीन्स यहाँ पर आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें? ओके, अब सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप कोई एक मॉडल बना रहे हो, ओके, या अगर आप कोई क्लास बना रहे हो, तो क्या होगा वहां पे? अब सिंपल सी बात है कि आप ऐसा करोगे क्या कि फॉर एग्जांपल आपके फ्लिपकार्ट के ऊपर विजय सेल्स है, क्रोमा है, या अलग अलग सेलर्स होते हैं। ओके, अलग अलग सेलर्स होते हैं, हर एक मोबाइल अलग अलग बेचते हैं। तो ऐसा है क्या कि हर एक सेलर का जो प्राइस होता है प्रोडक्ट को बेचने का वो सेम होता है? ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर एक सेलर की इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, बराबर है ना? तो जब आप डेटा क्या करते हो, डेटाबेस में स्टोर करते हो, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम रहे। ओके, बट ऑब्वियस है जो सेल एड्रेस हो वो चेंज हो, प्राइस चेंज हो, बट प्रोडक्ट का जो नाम है, प्रोडक्ट का जो कंपनी है वो सेम रहे। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, बैकएंड के अंदर स्ट्रक्चर बनाना होता है। बट अगर गलती से आप कोड कर रहे हो और अगर आपने विदाउट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा डेटा अगर आपने चेंज कर दिया, तो होगा क्या, हर जगह आपका जो डेटा है वो पूरे फ्लिपकार्ट में क्या हो जाएगा, एक ही जगह एक ही डेटा वहां पे आ जाएगा। तो वो तो एक प्रॉब्लम हो गया, ऑब्वियस है ना, प्रॉब्लम हो गया। सो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं? सो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, AS6 या AS7 में आपको एक मेथड प्रोवाइड की जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ये क्या करता है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक क्लोन तो बनाता ही है, बट जिसके अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसका भी एक्चुअल क्लोन ये क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर है ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, सो नॉट वर्क। ओके, ये आपका काम नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे हम? तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड। कौन सी मेथड हम यूज करेंगे? स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। और किसका क्लोन आपको बनाना है? उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, दैट इज प्रोडक्ट 1। और जब हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी, जब हम यहाँ पर आएंगे तो OnePlus 12 क्रोमा एज इट इज है और प्रोडक्ट 2 का Samsung S24 और विजय सेल एज इट इज है। सो अब आपके पास कितने भी नेस्टेड चाइल्ड प्रॉपर्टीज हो, कितने भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, ये स्ट्रक्चर्ड क्लोन क्या करेगा, ये जो आपकी आउटर प्रॉपर्टीज है या पेरेंट प्रॉपर्टीज जो होती है ऑब्जेक्ट की, उन्हें तो कॉपी करेगा ही करेगा, उसका क्लोन बनाएगा ही, साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो उसकी इंटरनल या चाइल्ड प्रॉपर्टीज है उसका भी क्या करेगा, ये क्लोन क्रिएट करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी। ओके, सो शैलो कॉपी का जो प्रॉब्लम था, ओके, वो किसने सॉल्व किया? तो स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड ने सॉल्व किया। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड एक ही है, इसके अलावा और भी मेथड है, बट इंडस्ट्री के अंदर एक रिकमेंडेड वे जो होती है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड। पर अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड यूज नहीं करना है तो फिर आपको JSON.parse, JSON.stringify ये मेथड आपको पता होना चाहिए। अब वो जब JSON API वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो मेथड्स, जब लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज का जो टॉपिक होता है उसमें वो कवर होता है। ठीक है, बट करंटली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लोन मेथड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कंपनी में भी यही यूज किया जाता है। ओके, और इंटरव्यू में भी आपको यही बताना है। बट कुछ कुछ इंटरव्यूअर होते हैं कि अगर मुझे स्ट्रक्चर क्लोन यूज नहीं करना है बिकॉज ये तो लेटेस्ट मेथड है ना, तो फिर क्या करेंगे, फिर वहां पर यूज होता है JSON.stringify। ओके, देन JSON.parse मेथड यूज होती है। ओके, एंड उसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं डीप कॉपी के। सो ये था आपका शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे थे इंटरव्यू के। ओके, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और ये मुझे टॉपिक कल ही कवर करना था, बट कल हम डीप में गए तो आज ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। तो इसका जो प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा के दे दूंगा, बट उससे पहले आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है,
चलेगा। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या कवर किया आज हमने बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन अंडरस्टैंड की, बेसिक फंक्शन डिक्लेरेशन हमने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर देखे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्ट के लिए, आगे चल के नोड.जेएस के लिए। ओके, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करते हैं। ओके, और अगर आपको क्या करना है पे प्रोडक्ट या आपका जो ऑब्जेक्ट उसकी नेस्टेड प्रॉपर्टी को अगर आपको चेंज करना है तो स्प्रेड ऑपरेटर के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक मेथड यूज किया जो है स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड, और उसका आप क्या कर सकते हैं पे यूज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसका पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा के दे दूंगा। ओके, सो प्रैक्टिकली क्लियर है सबको? यस एवरीवन? सर ये स्प्रेड ऑपरेटर कौन से वर्जन में वर्क में करता है? स्प्रेड ऑपरेटर ES6 वर्जन के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। मिस ES6 से पहले वो था नहीं। ओके, तो उसके बाद ही वो उन्होंने रिलीज किया था, तो तब से हम फिर उसे यूज वगैरह कर सकते हैं। अब मोस्टली जो आपके ब्राउजर है ना वो अपडेटेड या लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते ही है, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आफ्टर ES6 बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। आफ्टर जो 2015 में वर्जन आया था उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। अब जो करंट वर्जन चल रहा है वो शायद से ES14 या ES13 होगा। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि ES6 में पूरा अपडेटेड आ गया। ओके, ES6 में क्या हुआ, लेट एंड कॉन्स्ट है, देन ये जो स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर है शायद से ES7 या ES8 में आए हैं। ओके, देन ये स्ट्रक्चर क्लोन मेथड ये अभी ES9 में कहीं पर प्रोवाइड की गई होंगी। ओके, तो अलग अलग वर्जन के अंदर क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के अंदर उन्होंने नए नए अपडेटेड वर्जन आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उन्हीं को हम क्या करते हैं यूज करते हैं, बिकॉज उससे कोडिंग भी इजी हो जाता है, देन ज्यादा कोड भी हमको लिखना नहीं पड़ता है। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर और इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर कौन सा वर्जन यूज होता है? लार्ज स्केल पे ES6 लार्ज स्केल पे, हाँ यस। बट अब देखो अब क्या है ना कि जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो जावास्क्रिप्ट का तो कोई सेपरेट इंस्टॉलेशन है नहीं, ऑब्वियस है ना, जावास्क्रिप्ट का कोई सेपरेट इंस्टॉलेशन है ही नहीं, तो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का यही वर्जन यूज होता है, बिकॉज ब्राउजर है। सो अगर वो फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया है और अगर आपका ब्राउजर लेटेस्ट है तो वो हर एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को सपोर्ट करेगा। बट अगर आप फॉर एग्जांपल आप 90s में चले गए, जैसे कि 2000 में जो ब्राउजर थे, अगर आपने वहां पर यूज किया तो शायद से फिर ये मेथड वहां पे काम ना करे, फिर आपको ये मेथड बनाने के लिए उसका कोडिंग करना पड़ेगा, और उसका कोडिंग करने के बाद फिर आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपकी जो मेथड्स होती है, ओके, जो अपडेटेड या लेटेस्ट मेथड्स होती है वो अगर अपडेटेड ब्राउजर को या लेटेस्ट ब्राउजर को सपोर्ट करती है, बट अगर आपके पास ओल्ड ब्राउजर है, ओल्ड ब्राउजर को अगर वो सपोर्ट नहीं करती है तो हमको क्या करना पड़ता है, पॉलीफिल्स बनानी पड़ती है। पॉलीफिल्स मींस क्या होता है, फंक्शन की जैसे ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है। ओके, तो वो हम पॉलीफिल्स बनाते हैं और वो पॉलीफिल्स हम क्या करते हैं, सिंपल यूज करते हैं, बिकॉज जो ओल्ड ब्राउजर है, जैसे कि आप अगर ऐसे 10 साल पहले चले गए, अब 10 साल पहले के ब्राउजर ES6 वर्जन को सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज ES6 वर्जन कब आया? 2015 में, और अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हो 2009 और 2010 में तो वो ऑब्वियसली उसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक क्रोम या कोई भी ब्राउजर क्या करता है, आपके ब्राउजर को ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आप ES6 ही वर्जन यूज कर रहे हो, ES7 ही वर्जन आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जो अपडेटेड वर्जन है उसके जो जो फीचर्स है वो सारे के सारे ब्राउजर को सपोर्ट करते ही है। अब जैसे HTML5 में फिक्स है कि HTML5 है, HTML5 के बाद कोई वर्जन आया ही नहीं है। ओके, इट में भी 6 वगैरह आएगा, CSS3 आया, CSS3, CSS3.1 या CSS3.2 है, उसके अंदर जो अपडेटेड वर्जन आएगा वो ब्राउजर सपोर्ट करेगा ही करेगा। सो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि यही वर्जन आपका यूज होगा। हाँ, अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो, अगर आपके पास पैकेजेस है तो वहां पर मैं बता सकता हूँ कि आप कौन सा वर्जन यूज करते हो। जैसे कि रिएक्ट के लिए अभी भी रिएक्ट 18 ही यूज होता है, भले अब रिएक्ट 19 आ चुका है, बट जो भी पुराने प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट 18 पे ही है अभी भी, तो वहां पर 18 ही यूज होता है। तो पैकेज भी डिपेंड करता है। ओके, यस सर। ओके, चलिए ठीक है, तो आज का कोड मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, एंड कल हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन एंड क्लास कीवर्ड है वो कल हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आज इसमें हमारा टाइम चला गया एक्सप्लेन करने में कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, देन उसके बाद पैरामीटराइज क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, रेस्ट ऑपरेटर क्या है, ओके, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कस की है, देन रिमेनिंग चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सिर्फ आप एक काम करना, मीन्स अभी ऑपरेटर्स मुझे नहीं लगता कि सेपरेटली उस पर सेशन लेने की कोई जरूरत है, तो एक टॉपिक आप खुद से प्रिपेयर कर लो। ऑपरेटर्स, सिंपल से ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस। ओके, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेटर आपको देखने को एक्स्ट्रा मिलेंगे, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, एक्सपोनेंटेशन होता है, मॉडुलस होता है,
मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडुलस एंड डिवीजन ऑपरेटर? सॉरी, डिवीजन ऑपरेटर। यस, मॉडुलस को हम परसेंट से डिफाइन करते हैं, डिवीजन, Yes, sir. हाँ, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मॉडुलस में रिमाइंडर चेक होते हैं और डिवीजन में फाइनल आउटपुट। राइट, ओके। सो बेसिकली जो मॉडुलस होता है वो क्या रिटर्न करता है आपको? रिमाइंडर रिटर्न करता है। Okay? और जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको क्या करता है? सिंपल, जो भी आपका डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है, वो आपको क्या करता है? वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक से जो ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, वो आप कर लेना। जस्ट मैं आपको दो ऑपरेटर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है डबल इक्वल टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। वो आप खुद से भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो वो बाकी के ऑपरेटर आप बेसिक कर लो। अरिथमेटिक ऑपरेटर आप बेसिक है वो आप कर सकते हो, प्लस माइनस, डिवीजन, एक्सपोनेंटेशन वहां पे आता है, मॉडुलस आता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और वहां पर दो ऑपरेटर आते हैं, एक होता है इक्वल टू और एक होता है एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल में और आता है, एंड आता है, ओके, और नॉट ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो ये मैं ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट जो बेसिक ऑपरेटर है वो आप खुद से कर सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट में प्रोवाइड करके दे दूंगा उसका, डोंट वरी। बट मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई और 1 घंटा सेशन हम ले, बिकॉज हमको थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखनी है। ओके, क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। मैं नोट्स के अंदर आपको ऑपरेटर का टॉपिक प्रोवाइड करा के दे दूंगा। सब ऑपरेटर का टॉपिक है पे रीड करेंगे, ओके, और उसमें से मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है कि जो पढ़ाना, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं ऑपरेटर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी चीजें आप खुद से कर सकते हो, इतना तो आप जाओ आपको आता ही है। चलिए, तो फिर आज का सेशन हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल के सेशन में कॉपी और डीप कॉपी के थ्योरेटिकल नोट्स भी मिलेंगे। हाँ, वो थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं प्रोवाइड करा के दूंगा, बस थोड़ी देर में प्रोवाइड करा देता हूँ, 10-15 मिनट में। सर लेक्चर भी प्रोवाइड कर देते। हाँ, यस, लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। शायद से कल तक के लेक्चर अपलोड हुए हैं ना? एक बार चेक कर। नहीं सर, कल का नहीं हुआ था। अच्छा, कल का नहीं हुआ है क्या? हो गया है सर। हो गया, ओके, एक सेकंड। शायद से अभी शाम को वगैरह किया होगा, फिर इवनिंग में। सो जावास्क्रिप्ट में जाना है, जावास्क्रिप्ट में, ओके, सो ऑब्जेक्ट इन जेएस मेथड। अच्छा, दिस कीवर्ड हमने लिया नहीं ना, कल लेने वाला था मैं, बट नहीं हुआ वो। ठीक है, ओके, तो 27 तक तो सारी चीजें हो चुकी है। ओके, यहाँ पे पार्ट 3, 26, 25। अच्छा, 25 का यहाँ पे डबल डबल हुआ है, तो वो एक ही सेशन है। ओके, मैं सर को बोल दूंगा, वो हटा देंगे वहां से। और एक और चीज, कितने लोग हैं? 85 लोग बचे क्या? ठीक है, सैटरडे को आप लोगों का रिज्यूम बिल्डिंग सेशन रहेगा। ठीक है, तो जो अमित सर है वो सेशन लेंगे। अब उनको ऑब्वियस है, 10 to 11 ईयर का उनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऑब्वियस है, वो सीनियर फैकल्टी है, तो वो आपका रिज्यूम बिल्डिंग सेशन लेने वाले, सबका लेने वाले, जो फ्री है, जो अमित आईटी के स्टूडेंट्स हैं, सबका वो क्या करने वाले? कंबाइन सेशन लेने वाले हैं। ओके, तो जो भी टाइमिंग रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट हो गए, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा, तो आप काउंसलिंग पे ज्वाइन करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज आप सैटरडे का जो सेशन रहेगा, रिज्यूम बिल्डिंग सेशन, आप प्लीज वो अटेंड कर लेना। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएंगी। हाँ, यस दीपक, जो इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू होता है ना, वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो डेटा टाइप का तो होता ही है, बट वहाँ पे एक और डिफरेंस होता है, जैसे कि उसको एक टाइप, हम टाइप कोएर्जन कहते हैं। ठीक है, तो वो भी वहां पर आता है। ठीक है, तो एक वैल्यू चेक करता है और एक डेटा टाइप चेक करता है, वो आपका आंसर बराबर है। ओके, तो मैं कल बताऊंगा ये आपको। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट का टॉपिक कल क्लियर कर लेंगे पूरा, फंक्शन एंड क्लास कीवर्ड वगैरह, दिस कीवर्ड वगैरह, एंड देन उसके बाद उस पर शिफ्ट करेंगे। चलिए, आज की रिकॉर्डिंग में सर को बोल देता हूँ, अगर उन्होंने अभी अपडेट कर दी तो ठीक है, नहीं तो कल मॉर्निंग को वो कर ही देंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। चलिए।